हेलो एवरीवन। सब कैसे हैं? सब बढ़िया है? तो सब रूम पे सेफ है? किसी को किसी तरह की दिक्कत अगर नहीं है तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? अगर कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए आप, तब तक हम चश्मा पहन लेते हैं क्या? आज क्लास आप लोग हमने देख लिए होंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ज्योग्राफी यूपीएससी का आज क्लास करने वाले हैं, ठीक ना? मेरे चैनल पे आपको आईआईटी से लेके यूपीएससी तक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन को ऑन करके रखें, ठीक ना? आप कहीं भी हो, आप नवीन फिजिक्स सेंटर आप कहीं भी खोजें, हम मिल जाएंगे, ठीक है? और वहाँ आप वीडियो नोटिफिकेशन को ऑन रखें, मेरा वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है? जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करेगा। और आज टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी। आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी है क्या? ये ज्योग्राफी का पार्ट है भाई। ज्योग्राफी में हम लोग 5 प्रकार पढ़ना है, ठीक ना? उसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी आता है, ठीक है? तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। और पीछे क्लास चल रहा है, फिजिक्स में चल रहा है, काइनेमेटिक्स चल रहा है, मैथ में चल रहा है, आपको फंक्शन चल रहा है, केमिस्ट्री में D&A ब्लॉक चल रहा है। यूपीएससी फिजिकल ज्योग्राफी में स्टार्ट हो रहा है ऐसा क्लास। इंडियन ज्योग्राफी में कल से क्लास स्टार्ट होगा। सीसेट भी स्टार्ट होने गया है, तो भाई आपका सभी क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना? हम क्लास स्टार्ट आगे की ओर करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले लिंक को शेयर कर देगा, ठीक है? पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी है क्या? सबसे पहले मार्कर चूज कर लेते हैं, कौन मार्कर चलता है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेगा ज्योग्राफी, ये ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी कौन मार्कर चल रहा है? सबसे पहले हेडिंग डालेगा ज्योग्राफी, क्योंकि हम सबसे पहले ज्योग्राफी मेन पार्ट है। इसका जो मेन है हेड पिताजी हेड दादा होते हैं, दादा के बेटे पिताजी और पिताजी के बेटे हम लोग। तो मेन हेड कौन हुए? दादाजी, यानी कि ज्योग्राफी। तो जियोग्राफी में ज्योग्राफी है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको कितने प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जियोग्राफी है क्या? जियोग्राफी को हम लिख सकते हैं भाई जियो प्लस ऑफ ग्राफी। क्या जियो को हम लिख सकते हैं जियो प्लस ऑफ ग्राफी? चल रहा है जी। जियो को हम लिख सकते हैं जियो प्लस ऑफ ग्राफी। क्या हम जियो को लिख सकते हैं जियो प्लस ऑफ ग्राफी? और जियो मतलब होता है, जियो मीन्स पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन। यानी कि इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि पृथ्वी प्लस ऑफ वर्णन, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं ना, वही कहलाता है मेरा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी वर्णन, यानी पृथ्वी के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं ना, है पृथ्वी के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जहां पे हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं वो मेरा क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। तो आपको ज्योग्राफी मतलब समझ में आ गया ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी को हम 2 टुकड़ा में बांटे, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है वर्णन, यानी कि जियोग्राफी पृथ्वी का वर्णन जहां पे किया जाएगा क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी। पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉपी से। पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोब। पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोब। ग्लोब मतलब कॉपी होता है, यहां पर लिख लो ग्लोब। ग्लोब मतलब मीन्स क्या होता है? कॉपी। पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोब से, ठीक ना? पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोब से, और ग्लोब मतलब क्या होता है? कॉपी। आपको हम भाई पूरा जो ज्योग्राफी में निचोड़ कर पढ़ाया जा रहा है हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब यूपीएससी के लिए है, ठीक ना? जितना हम पढ़ाए उसको सही से पढ़िएगा, एकदम कॉपी में छाप लीजिए, दिमाग में छाप लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फिर से ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी को 2 प्रकार में बांटा है। ज्योग्राफी 2, इसका मतलब जियो प्लस ऑफ ग्राफी। जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी मतलब क्या होता है? वर्णन। दोनों को ऐड किए क्या हो गया? पृथ्वी वर्णन, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। यानी पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोब से। पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोब से। ग्लोब मतलब होता है कॉपी। ग्लोब मतलब क्या होता है? कॉपी। समझ में आया?
पृथ्वी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोब से। ग्लोब मतलब होता है कॉपी। इतना बात आपको समझ में आ गया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको बता देंगे। चलो, क्या आपको समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं। ज्योग्राफी को कितने प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी को हम कितने टाइप में बांटे हैं उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट करो। ज्योग्राफी को कितने प्रकार में बांटा गया है? ज्योग्राफी को भाई 5 टाइप में बांटा गया है। 5 प्रकार में बांटा गया है ज्योग्राफी को। अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक, ज्योग्राफी को कितने प्रकार में बांटा गया भाई? जियोग्राफी को कितने प्रकार में बांटा गया है? जियोग्राफी को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो जियोग्राफी 5 प्रकार में बांटा गया है। जियोग्राफी आर 5 टाइप्स। जियोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। यानी पहला इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी, आप लोग भी ऐसा सजा कर लिखिएगा। पहला इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, फोर्थ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फाइव इकोनॉमी जियोग्राफी। ये देखिए ज्योग्राफी को कितने प्रकार बांटा गया? ज्योग्राफी को 5 टाइप में बांटा गया है भाई। पहला इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, चौथा वर्ल्ड ज्योग्राफी, 5 इकोनॉमिक ज्योग्राफी। समझ में आया? ज्योग्राफी को कितने प्रकार में बांटे गए? ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के कितने प्रकार हैं? ज्योग्राफी के मतलब कितने हाथ हैं? ज्योग्राफी को 5 हैं। 2 2 4 1 5 1 5 तीसरा 55 निकला हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी को 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 5 प्रकार का होता है। पहला इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, फोर्थ वर्ल्ड ज्योग्राफी, 5 इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर से, पहला इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, चौथा वर्ल्ड ज्योग्राफी, 5वां इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या आपको समझ में आई? इतना बात अगर समझ में आया तो इसे नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसे नोट कर लो। हो गया भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन के बारे में, ठीक है। अक्षांश और अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन क्या है? व्हाट इज लैटिट्यूड, तो आपको पता है भाई लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड लाइन क्या है? अगर पता है तो बताओ थोड़ा सा। व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड लाइन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड लाइन क्या है, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा, हम बताते हैं इसके बारे में। व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है? व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है? तो आपको नहीं पता, हम बताते हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब होता है, लैटिट्यूड क्या है? भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी
भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी लैटिट्यूड कहलाती है। लैटिट्यूड का हिंदी होता है अक्षांश, हिंदी में लिखते हैं, नहीं रहना। लैटिट्यूड आप लोग लिखिए, व्हाट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब होता है क्या, लैटिट्यूड भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी लैटिट्यूड कहलाती है। एंड लैटिट्यूड लाइन क्या है, एंड लैटिट्यूड लाइन क्या है, भूमध्य रेखा के जो पैरेलल जो खींचा गया है ना लाइन, उसी को क्या कहते हैं लैटिट्यूड। मतलब जो भूमध्य रेखा है उसके पैरेलल, मतलब मान लो कि भूमध्य रेखा है, इसके पैरेलल जो खींचा गया लाइन वो क्या कहलाता है, लैटिट्यूड लाइन कहलाता है। समझ में आया? तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, व्हाट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लिखिए आप लोग, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी लैटिट्यूड कहलाती है। देखो लैटिट्यूड भूमध्य, लैटिट्यूड भूमध्य, ऐसा नहीं लिखा है। लैटिट्यूड क्या है, भूमध्य, ठीक, लैटिट्यूड भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी लैटिट्यूड कहलाती है। भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। तो भाई कोणात्मक क्या है, व्हाट इज कोणात्मक, मीन्स ऑफ कोणात्मक। कोणात्मक मतलब क्या होता है, कोणात्मक, यहां पर आपको आया कोणात्मक, ये देखिए कोणात्मक। तो कोणात्मक मतलब क्या होता है, थोड़ा समझानेंगे कोणात्मक मतलब। तो आपको लैटिट्यूड जो मेन पॉइंट है वो पूरा लिखवाएंगे, ठीक है। कोणात्मक क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य क्या होता है, भूमध्य के इंग्लिश इक्वेटर होता है। क्या होता है, इक्वेटर, इंग्लिश क्या होता है, भूमध्य क्या क्या होता है, इंग्लिश इक्वेटर। भूमध्य का इंग्लिश क्या होता है, भूमध्य रेखा, इतना का नाम क्या है, इक्वेटर। भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी लैटिट्यूड कहलाती है। तो कोणात्मक दूरी, कोणात्मक एंगल क्या है भाई, कोणात्मक एंगल, कोणात्मक एंगल क्या है, किसे कहते हैं कोणात्मक एंगल। तो भाई कोणात्मक एंगल इसे कहते हैं, याद रखना, ये जो है ना इसी को क्या कहते हैं हम, कोणात्मक एंगल। ये देखो आप लोग ध्यान से देखिए, कोणात्मक कोणात्मक एंगल क्या है, एक्स एक्स इन दोनों के बीच जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, कोणात्मक एंगल। ठीक है, तो कहां पर 90 डिग्री बनेगा हम आपको बताते हैं। अभी लैटिट्यूड लाइन लिखवाना बाकी है, उसके बाद हम आपको डायग्राम में बताएंगे, ठीक ना, उसमें एंगल लिखा हुआ रहेगा, हम आपको उसमें बताते हैं। तो आप सबसे पहले इतना नोट कीजिए, लैटिट्यूड क्या है, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी लैटिट्यूड कहलाती है। और कोणात्मक एंगल क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री। और लैटिट्यूड लाइन क्या है, व्हाट इज लैटिट्यूड लाइन। तो कुछ नहीं है, भूमध्य रेखा के जो पैरेलल खींची गई रेखा जो होता है ना, वो क्या कहलाएगी, लैटिट्यूड लाइन। भूमध्य रेखा से जो खींची गई रेखा, पैरेलल खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, लैटिट्यूड लाइन। नोट कर हम लिखवाते हैं। हो गया नोट, लिखवाते हैं आगे, लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन का हिंदी होता है अक्षांश रेखा। और लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, जो हिंदी वाले विद्यार्थी है बोल दे रहे हैं हिंदी, ठीक ना। लैटिट्यूड लाइन मतलब होता है अक्षांश रेखा और लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश। तो लैटिट्यूड लाइन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। लैटिट्यूड लाइन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। भूमध्य रेखा से जो पैरेलल
खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा से जो कोई मतलब मान लो कि ये भूमध्य रेखा है, इसके पैरेलल जो खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? लैटिट्यूड लाइन कहलाएगी। मतलब भूमध्य रेखा से खींची गई पैरेलल लाइन, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा को हम इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के पैरेलल, के पैरेलल खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई रेखा, पैरेलल खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई रेखा लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। समझ में आया? भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई रेखा क्या कहलाता है? लैटिट्यूड लाइन कहलाता है। भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई रेखा क्या कहलाता है? लैटिट्यूड लाइन कहलाता है। समझ में आया? इंक भर लेते थे तो समझ में आया जी? नोट कीजिए। भूमध्य जी खत्म। भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई रेखा क्या कहलाती है? लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड लाइन मतलब क्या कहता है, मतलब किसे रिप्रेजेंट करता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन किसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। और कितने मेंबर होते हैं, मतलब लैटिट्यूड में कितने मेंबर होते हैं और लैटिट्यूड लाइन में कितने मेंबर होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन किसे रिप्रेजेंट करता है, लैटिट्यूड किसे रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक डायग्राम ऊपर पढ़ेंगे कि अक्षांश कहाँ पे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, लैटिट्यूड भाई रिप्रेजेंट करता है, लैटिट्यूड है जो रिप्रेजेंट, लैटिट्यूड किसे रिप्रेजेंट करता है, तो लैटिट्यूड लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लैटिट्यूड किसे रिप्रेजेंट करता है, तो लैटिट्यूड लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लैटिट्यूड लाइन क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि लैटिट्यूड लाइन रिप्रेजेंट किसे करता है भाई, लैटिट्यूड लाइन किसे रिप्रेजेंट करता है, तो क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। लैटिट्यूड किसे रिप्रेजेंट करता है, तो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो देखो, जो पहले लिखना चाहिए था वो बाद में लिखा है, बोल रहे थे इसके बारे में, लिखा गया वो, समझ आया ना। तो लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं लोकेशन से और लैटिट्यूड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइमेट से। लोकेशन में टोटल मेंबर कितने होते हैं, लोकेशन में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 181 यानी 181। लोकेशन में टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है, मेंबर की संख्या टोटल कितनी होती है, टोटल मेंबर कितने होते हैं, 181। टोटल मेंबर कितने होते हैं भाई, 181। लैटिट्यूड में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 181। और जबकि लैटिट्यूड लाइन में कितने होते हैं, तो 179, 189। 179 कितना टोटल मेंबर इसमें कितने होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं, 179। ठीक है, तो आपको यहां पर समझ में आ गया। लैटिट्यूड लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है और लैटिट्यूड में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 181 होते हैं। जबकि लैटिट्यूड लाइन में
को हम क्लाइमेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं 179 क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन अभी तक हम जितना पढ़ा है लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन में किसी प्रकार दिक्कत किसी को? रिप्रेजेंट लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है लोकेशन को, टोटल नंबर 181। लैटिट्यूड लाइन रिप्रेजेंट करता है क्लाइमेट को, या रिप्रेजेंट करता है 179। आगे हम पढ़ते हैं कि अक्षांश कहाँ पे होता है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा पारना तुम भी, इतना बात समझ में आ गया? सर्किल पर है, ये मेरा सर्किल है, तुम लोग अच्छा से सर्किल पाना, ठीक है। ठीक, क्या आपको कुछ लगा? ये जो क्या है यही मेरा अक्षांश है, ठीक है। यही क्या है? अक्षांश। अक्षांश, ठीक है। अब इसके पैरेलल खिंचा रहा है जी, देखो कितना है? 1 2 3 4, 2 3 4। ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या है? 0 डिग्री। क्या आपको समझ में आ गया? इसको पीछे लिख दो, आगे सबसे बात है, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 90 डिग्री साउथ, यही ना है बीच वाला पॉइंट। ये क्या है? भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये जो पॉइंट, ठीक, ये डायग्राम आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग उतार लीजिए। कहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ है, कहाँ पे 90 डिग्री, ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल। इसी को क्या कहते हैं हम? भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश। नोटिस कीजिए, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य का इंग्लिश जानता है ना जी? इक्वेटर। इसका इंग्लिश जानता है ना तुम लोग? इक्वेटर होता है। इस नोट को आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 23.5 डिग्री कहाँ पे है, 66 डिग्री कहाँ पे है, कर्क रेखा कहाँ पे बनता है, मकर रेखा कहाँ पे बनता है, थोड़ा सा हम आगे बताते हैं, ठीक है, उसके बारे में। सर्किल बन गया आपकी, इस बार सर्किल बन गया। सर्किल लग रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इक्वेटर पार लेते हैं, मध्य रेखा जो 0 डिग्री, यहाँ पे अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश। सबसे पहले पार लो ए डायग्राम। सबसे पहले जैसे हम डायग्राम पार रहे हैं ना, वैसे ही तुम लोग और छोटा वाला देखो। क्या आपको लग रहा है? कुछ फील हो रहा है? डायग्राम लग रहा है सर्किल जैसा? क्या आपको ग्लोब जैसा लग रहा है, दिख रहा है? देखो तो नीचे 90 डिग्री
साउथ पोल, ये क्या है साउथ पोल, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ, 66 डिग्री साउथ। क्या आपको इतना बात समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए और देखिए, ठीक है, दिख रहा है? देखो 90 डिग्री, 66 डिग्री, 23, 23.5, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर सोचो कि 66 डिग्री पे कौन सा रेखा होगा, कौन सा 23.5 पे कौन सा रेखा होगा, ये तो जानता ही है। इस पे कौन रेखा होगा, इस पे कौन रेखा होगा, तो सोचो और बताओ। अगर नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा है। ठीक, हाँ बताओ भाई, बताइए। अगर नहीं आ रहा तो हम आते हैं, सोचो सोचो। यहाँ पर तो 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर क्या है इक्वेटर, यही ना है जी, भूमध्य इक्वेटर, यही ना है। तो बताओ नहीं हो जाएगा, हम बताते हैं। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होता है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सा रेखा होता है, तो कर्क रेखा होता है। आपको याद करना होगा, ये नहीं, ये ध्यान रखना, नॉर्थ और साउथ याद रखना, दोनों का कंपैरिजन अलग है, नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होता है और 66 डिग्री पे क्या होता है, आवृत्तिक रेखा होता है, आवृत्तिक रेखा होता है। और यहाँ 23 डिग्री साउथ पे मकर रेखा होता है। समझ में आ रहा है? 23 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा, 23 डिग्री साउथ में मकर रेखा, और 66 डिग्री में क्या होता है, आकृतिक रेखा, आकृतिक रेखा, और 66 डिग्री पे अनावृत्तिक, अनाकृतिक, अनाकृतिक रेखा। ये डायग्राम आप अच्छे तरीका से इसको पढ़िएगा। ये क्या है, भूमध्य, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, सबसे 66 आकृतिक रेखा, अनावृत्तिक रेखा। ये आपको याद करना होगा, कहीं क्वेश्चन में पूछ दे कि भूमध्य कहाँ पे है, आकृति कहाँ पे है, कर्क रेखा कहाँ पे है, मकर रेखा कहाँ है, अनाकृतिक कहाँ पे है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में मान लो कि पूछ जाए 23.5 डिग्री साउथ पे कौन सा रेखा बनता है, तो भाई कर्क रेखा बनता है। 66 डिग्री साउथ पे कौन सा रेखा बनता है, तो आकृतिक रेखा बनता है। 0 डिग्री पे भूमध्य अक्षांश, डिग्री भी पता ही है। 23.5 डिग्री साउथ में कौन सा रेखा बनता है, तो मकर रेखा बनता है। 66 डिग्री पे कौन सा, तो अनाकृतिक रेखा बनता है। और नीचे क्या होता है, नीचे साउथ रहता है 90 डिग्री, और नीचे ऊपर नॉर्थ पोल होता है। ये अब इतना बात आपको समझ में आया है कि नहीं, हाँ या ना बताओ। अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अभी तक जितना पढ़े इसका हम इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताते हैं, ठीक है, जल्द से इसे नोट कीजिए। और इसके अगले क्लास हम इंडियन ज्योग्राफी को लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर रेखा लिखना ठीक लगेगा, जल्द नोट कीजिए भाई। आगे हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, नोट पॉइंट आगे हम लिखवाएंगे, उसके बाद क्लास को स्टॉप करेंगे, और उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी का क्लास लेंगे, और उसके बाद D&M ब्लॉक का क्लास होगा, ठीक। चैनल पर लोग बन रहे हैं, आप कहीं भी हमें लाइव देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और
लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कन देख पाए मुझे, ठीक ना। नोट करिए जल्दी भाई। कुछ नोट पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक ना। जितना हम लिखवाएं अगले क्लास में याद हो जाना चाहिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे। पहला, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताएंगे। पहला पॉइंट क्या है? दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखा का मध्यम दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश रेखा का मध्यम दूरी, दो अक्षांश रेखा का मध्यम दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। लेकिन एक अपवाद में है, ध्रुवों में थोड़ा सा बीच का दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। जो ध्रुव है ना, उसमें क्या होता है? थोड़ा सा जो डिस्टेंस का है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है? बढ़ जाता है। पहला, दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी, दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी, दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी कितनी है भाई? 111 किलोमीटर है। अपवाद में भाई बताया ना अभी, ध्रुव में क्या होता है? थोड़ा सा दूरी बढ़ जाता है। ध्रुव में क्या होता है? ध्रुव पर थोड़ी सी दूरी, ध्रुवों पर थोड़ी सी दूरी में वृद्धि हो जाती है। ध्रुवों में थोड़ी सी दूरी में वृद्धि होती है, वृद्धि हो जाती है। तो कितनी वृद्धि होती है? तो भाई कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। चलो से नोट कीजिए, 1 मिनट में होता है। हाँ चल, तो क्या हुआ? क्या दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी कितनी, मतलब दो अक्षांश रेखा के कम से कम दूरी, मध्यम दूरी मतलब कितना है? 111 किलोमीटर है। लेकिन ध्रुवों में थोड़ा सा दूरी का वृद्धि हो जाता है। तो कितना होता है? तो इतना इसमें हो जाएगा 111.13 किलोमीटर। यहाँ क्या है? 111 किलोमीटर। यहाँ क्या है? 111.13 किलोमीटर। याद रखना ध्रुव, एक क्या है? अपवाद में याद रखना, दो अक्षांश रेखा के मध्यम दूरी 111 किलोमीटर, बट दो ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या होती है? दूरी बढ़ जाती है, तो वृद्धि हो जाती है। तो कितना वृद्धि हो जाता है? 13। तो 111.13 लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे, भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पे ग्रेट सर्किल का निर्माण होता है। जो भूमध्य रेखा है उस पे क्या होता है? ग्रेट सर्किल का निर्माण होता है। तो लिखते हैं भूमध्य रेखा। सेकंड, फर्स्ट हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। सेकंड, ग्रेट सर्किल का निर्माण, ग्रेट सर्किल का निर्माण भूमध्य रेखा पर होता है। अन्य पर
देखो क्या है, ग्रेट सर्किल का निर्माण भूमध्य रेखा पे होता है, अन्य पे नहीं। मतलब याद रखना कि ग्रेट सर्किल का निर्माण हमेशा भूमध्य रेखा पे ही होगा, अन्य जगह नहीं। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको याद रखना होगा कि भूमध्य रेखा का निर्माण ओनली फॉर भूमध्य रेखा का, ग्रेट सर्किल का निर्माण ओनली फॉर भूमध्य रेखा पर होता है, अन्य पे नहीं। ठीक है, घड़ी में छोड़ दिए, समझ में आया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नोट कीजिए इसे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा पर पूर्व वृत्त का निर्माण होता है, अक्षांश रेखा पे पूर्व वृत्त का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट, अक्षांश रेखा पे पूर्व वृत्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो पूर्व वृत्त का निर्माण होता है। तीसरा, अक्षांश रेखा पर पूर्व वृत्त का निर्माण होता है। अक्षांश रेखा पर पूर्व वृत्त का निर्माण होता है, नोट कीजिए भाई से, अक्षांश रेखा पर पूर्व वृत्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग दो अक्षांश, फोर्थ पॉइंट इसी में लिखो ना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के दूरी क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। यानी कि कटिबंध को हम इंग्लिश में जोन बोलते हैं। हम आज क्वेश्चन पूछे थे, मतलब फेसबुक पे आज हम पूछे थे, यही क्वेश्चन हम पूछे थे कि व्हाट इज कटिबंध, कटिबंध है क्या, मतलब जोन, कटिबंध मीन्स होता है जोन, कटिबंध है क्या, तो कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो फेसबुक पे आगे सब सारा टाइम बर्बाद, ठीक ना, तो हम पूछे तो कोई नहीं बताया, ठीक ना। तो कटिबंध है क्या, हम लोग बताते हैं। व्हाट इज कटिबंध? दो अक्षांश रेखा के बीच का जो दूरी होता है ना भाई, दो अक्षांश रेखा के जो बीच का दूरी है ना, मान लो कि दो अक्षांश रेखा के जो बीच का जो गैप है, इतना दूरी जो गैप है, वो क्या कहलाएगा? कटिबंध, यानी कि जोन। कटिबंध क्या है? दो, यहां पर लिख लो कटिबंध, इसको यहां पर लिख लो, ठीक है, कटिबंध दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कटिबंध मीन्स जोन कहलाती। इससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लीजिए, कहीं डेफिनेशन में पूछ देगा, ठीक है। व्हाट इज कटिबंध? कटिबंध है क्या? तो कटिबंध दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? कटिबंध कहलाता है, यानी कटिबंध की हिंदी होता है जोन। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फास्ट नोट कीजिए। इसे नोट कीजिए, टाइम कितना हुआ? 38। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये पार्ट 1 था, अभी तक हम जितना पढ़े आप लोग इसे पढ़कर रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यह फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 1 क्लास था, मतलब पहला क्लास था, तो आज ज़्यादा नहीं, 40 मिनट हो गया है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अगले क्लास में हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और अगले दिन इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ फिजिक्स से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सीसेट, रीजनिंग, मैथ, आपको यहाँ पर सभी विषय तैयारी कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली फॉर। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मजा उठाते रहो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक ना, और मेरा वीडियो देखते रहिए, मजा आएगा, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग खुश रहिए, मन से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के साथ।